हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मृदुल शर्मा। और आज हम लोग बात करेंगे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम की। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, लगभग हर बार ही आता है। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। ये डायग्राम दे रखा है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम का, जिसमें आयरन और परसेंटेज ऑफ कार्बन और साथ में कितने किस टेम्परेचर पे क्या स्टेट मिलता है, लिक्विड स्टेट मिलता है, सॉलिड स्टेट मिलता है, और साथ साथ कौन सा माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाई देता है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो इसको आज हम लोग ध्यान से समझेंगे, है ना। लेकिन इसे समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसे, जो इसके बीच में ऑस्टेनाइट आ रहा है, ल्यूडेबिराइट आ रहा है, इस स्टेट में आ रहा है ऑस्टेनाइट और लिक्विड, या फिर Fe3 सीमेंटाइट बोला जाता है, आयरन कार्बाइड, फेराइट या परलाइट, ये क्या क्या होते हैं, इसको एक बार हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में कौन कौन सा फेज और कैसे कैसे इसमें चीजें होती हैं, है ना। तो अभी मैं बात करता हूँ सबसे पहले माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें तो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट को मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इलेक्ट आई से आप दिखाई नहीं देता है, और कार्बन प्रेजेंट होता है आयरन और स्टील के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। तो यही फॉर्म जो होती हैं आपकी, ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देती हैं, है ना, विद मैग्निफिकेशन ऑफ 200 से 400 टाइम्स तक के, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे तो ये समझ में आ गई आप लोगों को बात शायद, कि कार्बन की परसेंटेज से, जैसे 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 कार्बन प्रेजेंट होता है किसी भी आयरन के अंदर, तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज का होता है। तो उसी साइज शेप के अकॉर्डिंग हमने माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट को डिवाइड कर रखा है। ये दे रखा है फेराइट, सीमेंटाइट, पर्लाइट, बेनाइट, ऑस्टेनाइट, ल्यूडेबराइट, मार्टेनसाइट एंड ट्रूसाइट और सोरबाइट, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेराइट की। तो फेराइट, इट इज द सॉफ्ट एंड डक्टाइल, इट कैन नॉट बी हार्डेंड बाय कूलिंग एट फास्ट रेट। क्वंचिंग से नहीं मिल सकता है, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है। तो जिस आयरन के अंदर, जिस स्टील के अंदर फेराइट मिलता है मेजर क्वांटिटी में, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आयरन और जो स्टील होगा वो भी सॉफ्ट और डक्टाइल हो जाएगा, है ना। और इसे क्वंचिंग से नहीं बनाया जा सकता है। हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस लेते हैं उसमें इसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग से या एनिलिंग से मिलता है ये। तो द फेराइट इज फाउंड इन कार्बन, लो कार्बन स्टील में मिलता है, एंड रोट आयरन, आयरन के रोट, जो रोट आयरन एक टाइप होता है उसमें मिलता है ये। दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स, फ्लेक्स की फॉर्म में मिलता है, या इसका डायग्राम दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है। जब माइक्रोस्कोप से इसे देखा जाता है तो ये फ्लेक्स की फॉर्म में इस तरह से दिखाई देता है ना। सेकंड टाइप दे रखा है सीमेंटाइट, दिस इज द आयरन कार्बाइड, Fe3 से दिखाया जाता है, बहुत हार्ड होता है। और द हार्डनेस फर्दर कैन बी इंक्रीज ऑफ कार्बन क्वांटिटी बाय इंसर्टिंग कार्बन क्वांटिटी इन इट, है ना, या मिक्सिंग कार्बन क्वांटिटी इन इट। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर देंगे तो ये और ज्यादा इसकी हार्डनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलती है किसी भी आयरन के अंदर, वो आयरन इतना ही ज्यादा हार्ड हो जाता है ना। लेकिन डक्टिलिटी को कम करने के बाद, जैसे केस हार्डनिंग एक प्रोसेस होता है, उससे हम लोग हार्डनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इन दिस द कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, नोट मतलब कांट की फॉर्म में दिखाई देता है। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका ये डायग्राम ऐसे दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखता है एक्चुअल में भी, है ना। ये डायग्राम गिवन है इसका। और द हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस ऑफ द कास्ट आयरन इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटाइट, है ना। तो सीमेंटाइट जिसमें होगा तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो हार्डेस्ट कह सकते हैं, हार्डेस्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि मार्टेनसाइट सबसे ज्यादा हार्ड होता है ना। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन दे रखी है, इसमें जो 93.45% आयरन मिलता है और 6.55% तक कार्बन मिलता है। तो 6.55% ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। 2% तक स्टील होता है, और 2 से लेकर ऊपर की तरफ चलते चले जाए तो वो आपका लास्ट में पिग आयरन मिलता है। फिर कास्ट आयरन स्टार्ट होता है, कास्ट आयरन के बाद फिर पिग आयरन मिलता है। उसके बाद दे रखा है पेरलाइट, पेरलाइट कंटेंट्स ऑफ द फेराइट एंड सीमेंटेड, ये मिक्सर होता है दोनों का, इसका फेराइट का और सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है। दिस इज फाउंड इन लो कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील के अंदर मिलता है, और इसकी केमिकल कंपोजिशन दे रखी है। इतना इतना इसके अंदर फेराइट और सीमेंटाइट मिलता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन सीमेंटाइट से कम होता है और फेराइट से थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है ना। और कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, फ्लेक्स भी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि फेराइट में दिखाई दे रहे थे, और साथ में इसमें ये नोट्स भी दिखाई दे रही है ना, दोनों का मिक्सचर होता है। ये हो गया आपका पेरलाइट। पेरलाइट के बाद ल्यूडेबराइट होता है। ल्यूडेबराइट, एक मिनट इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। ल्यूडेबराइट, इन दिस द माइक्रो स्ट्रक्चर देयर आर लेयर्स ऑफ ल्यूडेबराइट, ये लेयर्स की फॉर्म में मिलता है। इट एग्जिस्ट इन ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के भी टाइप होता है, तो उसी जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसके अंदर मिलता है ना। इट हैज lubrication properties, this
इज इट इज ब्रिटल सो इट कैन नॉट बी फोल्ड और रोल। इसे ब्रिटल होता है बहुत ज्यादा, तो इसे फोर्जिंग नहीं कर सकते, मशीनिंग नहीं कर सकते और रोलिंग नहीं कर सकते, बल्कि इसकी कास्टिंग हो सकती है। कास्ट आयरन का ही टाइप है ये, है ना, इजीली इसे कास्ट किया जा सकता है। उसके बाद दे रखा है ऑस्टेनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में काफी दिखेगा आप लोगों को। तो ऑस्टेनाइट इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ आयरन कार्बाइड। आयरन कार्बाइड मतलब वही हो गया आपका जो आपका सीमेंटाइट होता है, ये भी सीमेंटाइट ही होता है, Fe3C आयरन कार्बाइड। लेकिन ये गामा फेज में मिलता है, कि फेज होता है, एक फॉर्म होती है आयरन की, है ना, तो ये इस फॉर्म में मिलता है एंड इट इज कॉल्ड ऑस्टेनाइट, है ना। व्हेन स्टील इज हीटेड above the high critical temperature there is a complete change in its the microstructure of steel, है ना। तो ऑस्टेनाइट कुछ ऐसे छोटे छोटे नोट की फॉर्म में दिखाई देता है ना। यहाँ पे जो डेल्टा दे रखा है, डेल्टा के बदले आप लोग इसे थोड़ा ही सही नहीं है, इसे हम लोग कह देंगे कि आयरन कार्बाइड, और ये जो मिलता है ये गामा आयरन की फॉर्म में मिलता है, गामा आयरन, इसे हम गामा कह देंगे, है ना। चलिए इसके बाद बेनाइट की बात करते हैं। दिस इज द मिक्सचर ऑफ फाइन क्रिस्टल्स ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है। इट इज फाइनर एज कम्पेयर टू पेरलाइट, पेरलाइट से थोड़ा, ये भी मिक्सचर ही है, जैसे पहले सीमेंटाइट में सॉरी परलाइट हम पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा फाइनर फॉर्म में होता है, है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड बिलो द 60-25 डिग्री सेल्सियस व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ परलाइट इज स्टॉप। जब परलाइट बनना बंद हो जाता है उसके बाद ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी कुछ इसी टाइप से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिख के फाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज, ये फाइन फॉर्म में मिलता है पेनाइट, है ना। फिर आता है मार्टेनसाइट। ये ट्रीटमेंट में मार्टेनसाइट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को टेम्परिंग प्रोसेस में। तो मार्टेनसाइट इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है ना। एंड इट हैज निडल लाइक शेप। इट इज a solid solution of iron carbide Fe3 in the alpha iron when steel is heated to a temperature above 723 डिग्री 723 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर तक गर्म किया जाता है तब ये बनता है। एंड आफ्टर हीटिंग इट इज क्वांस्ट, क्वांस्ट का मतलब एकदम सडन कूलिंग इसके ऊपर कर दी जाती है। तो आगे भी लिखा है कूल्ड रैपिडली देन द मार्टेनसाइट इज फॉर्म्ड। उसके बाद ये मार्टेनसाइट, ये कोमा है यहाँ पे, देन मार्टेनसाइट इज फॉर्म्ड। इट इज वेरी ब्रिटल एंड वेरी हार्ड, सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होती है ये। इसका डायग्राम ये दिखा रखा है। उसके बाद ये दो और है, ट्रूसाइट और सोरबाइट। इसे हम लोग अभी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा वैसे, जैसे आप लोग देख लेना। चलो मैं बता देता हूँ। ट्रूसाइट, ट्रूसाइट व्हेन हॉट स्टील इज सडनली क्वेंच्ड और हॉट स्टील इज कूल्ड रैपिडली देन द ट्रूसाइट इज फॉर्म। जब इसमें भी रैपिडली जब क्वेंचिंग की जाती है, रैपिडली कूलिंग की जाती है, तब ट्रूसाइट बनता है। स्ट्रक्चर इज ग्रेनुलर टाइप। इसका डायग्राम दे रखा है, कुछ ग्रेनुलर शेप में दिखाई देता है। द प्राइमरी ट्रूसाइट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट से बनता है पहला पार्ट। और जो सेकेंडरी होता है वो टेम्परिंग ऑफ मार्टेनसाइट। टेम्परिंग का मतलब दोबारा से उसकी रीहीटिंग करने के बाद ट्रूसाइट हमको सेकंड स्टेज में मिल जाता है। पहला जो स्टेप होता है, पहले स्टेप में ट्रूसाइट मिलता है ऑस्टेनाइट से। ऑस्टेनाइट मिलने के बाद फिर मार्टेनसाइट फॉर्म में कुछ कुछ कन्वर्ट हो जाता है। तो मार्टेनसाइट की अगर हम दोबारा से टेम्परिंग कर दें तो उसके बाद हम लोग को ट्रूसाइट मिल जाता है। तो इसकी जो हार्डनेस होती है वो मार्टेनसाइट और सोरबाइट के बीच में होती है। मार्टेनसाइट सबसे ज्यादा हार्ड होता है, अभी भी मार्टेनसाइट की हार्डनेस सबसे ज्यादा है ना। सोरबाइट में क्या होता है, व्हेन हीटिंग टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन स्टील इज डिकम्पोज रिजल्टिंग ऑफ ट्रूसाइट इनटू सोरबाइट। ये अब हम इसकी बात करेंगे, तो जब ट्रूसाइट की हम दोबारा से टेम्परिंग करेंगे, रीहीट करेंगे, तब हमें सोरबाइट मिलता है। तो दो सोरबाइट इज नॉट फॉर्म सडनली, its formation takes place slowly. The sorbite is less ductile as compared to perlite, but its tensile strength, the yield strength is very much, very more. तो ये इसमें कुछ नो टाइप के जो है आपको दिखा रखे हैं। ये टोटल होते हैं माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट, टोटल नो दे रखे हैं। 110 दे रखा है, एलोट्रोपी फॉर्म दे रखी है। एलोट्रोपी मतलब अलग अलग फॉर्म आयरन की, जब हम कूलिंग करें या फिर हम उसकी हीटिंग करें। तीन टाइप का मेनली दिखाई देता है एलोट्रोपिक जो आयरन होता है। प्योर आयरन की बात करें, व्हेन प्योर आयरन इज हीटेड, प्योर आयरन का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जीरो है, कोई नहीं है परसेंटेज ऑफ कार्बन, बल्कि वो 100% आयरन है ना। तो कुछ चेंजेस होते हैं, इन्हीं चेंजेस को कुछ तीन स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले अल्फा में दे रखा है, और फिर डेल्टा आयरन दे रखा है, फिर गामा आयरन दे रखा है। तीन फेजेस दिखाई देंगे, ये आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में भी आते हैं। इसका डायग्राम भी ये दिखा रखा है कि हम यहाँ से कूलिंग करते जा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फेज में दिखाई दे रहा है। जैसे 1539 डिग्री ये लिक्विड फेज है, कोई मोल्टन मेटल है ना। आयरन को हमने बिल्कुल लिक्विड स्टेट में लिया। लिक्विड स्टेट में लाने के बाद जब हम 1539 डिग्री से कुछ कूलिंग करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसमें हीट निकलेगी, रिजेक्ट होगी। तो उसके बाद हम लोगों को डेल्टा आयरन मिलता है। तो डेल्टा आयरन जो होता है ये आपका बीसीसी स्ट्रक्चर मिलती है। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर।
उसके बाद आपका मिलता है एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है, फिर डेल्टा है 1410 डिग्री 1410 डिग्री सेल्सियस पे कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा, सैचुरेशन रहेगा। सैचुरेशन के बाद पेपर क्रिटिकल टेम्परेचर कंसीडर कर रखा है 1410 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये आपको गामा आयरन मिलता है। गामा आयरन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एफसीसी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है ये। और उसके बाद अगर फिर दोबारा से इसकी किसी कांस्टेंट रखने के बाद जो कूलिंग करे तो ये आपका एल्फा आयरन मिलता है जिसकी स्ट्रक्चर बीसीसी होती है। और जैसे ऊपर की जितने भी ये हैं 768 डिग्री से ऊपर जितने भी ये दिखा रखे हैं, फेस दिखा रखे हैं, ये सारे के सारे नॉन मैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। बल्कि 768 से लेके जितने भी नीचे आ जाएंगे तो सारे के सारे ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इसी के बारे में लिख रखा है, आप लोग इसको पढ़ लेना, सिंपल है ना। इसे कुछ इसने डिस्क्राइब कर रखा है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फॉर सफिशिएंट टाइम देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो इसकी बात कर रहा है 1539 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया जाता है ना। उसके बाद फिर मोल्टन मेटल जो है सोलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है कंप्लीटली। और उसके बाद फिर ये डेल्टा आयरन बनता है। डेल्टा के बाद इसकी स्ट्रक्चर बीसीसी रहती है। फिर उसके बाद ये इसी तरह से सारा एक्सप्लेन कर रखा है डायग्राम को, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बन रहा है ना। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं टाइम टेम्परेचर ट्रिपल टी डायग्राम की। तो ट्रिपल टी डायग्राम जो है हम बाद में देखते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे इसको, है ना। इससे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है। तो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम हम लोग आज समझेंगे। तो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम अभी खोल देता हूँ मैं, है ना। ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दूसरे डायग्राम की। ये दे रखा है आपका आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, है ना। तो अब इसके अंदर सारे माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। ऑस्टेनाइट भी आ रहा है, आप लोग को समझ में आएगा। डेल्टा फेराइट भी आ रहा है, डेल्टा इलेक्ट्रोपी फॉर्म में ऑस्टेनाइट भी आ रहा है, Fe3C भी आ रहा है ना। तो इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस पर जैसे जैसे हम राइट डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज होती जा रही है। जैसे 0, 1%, 2% या परसेंटेज में है, फिर 3%, फिर 4, फिर ये 4.3% है, फिर 5% और 6%। और अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। 200 डिग्री, 400 डिग्री, 600, 800, 1000, 1200, 1400, और ये 1439 डिग्री सेल्सियस पे दिखा रखा है। ये मैं इसे दिखा देता हूँ अलग से। 1439 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद फिर ये 1600 डिग्री सेल्सियस है, और फिर ये 1800 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो मेनली इसमें जो ये फेज बन के आ रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे कौन सा फेज हमें मिलता है, कौन सी एलोट्रोपी मिलती है, कौन सी माइक्रो कांस्टेंट मिलती है, यही डायग्राम इसमें दिखाया जाता है। और इक्विलिब्रियम डायग्राम इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे स्टेट एकदम से इक्विलिब्रियम हो जाती है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। जैसे लिक्विड के बाद अगर हम इस स्टेट की बात करें तो ये बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पे ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड ही मिलेगा। और इस अगर स्टेट की बात करेंगे 4.3% से ऊपर तो ये Fe3C प्लस लिक्विड होगा। तो 2% तक, 0 से लेके 2% तक स्टील मिल रहा है। इसका भी फिर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। और उसके बाद फिर ये कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन के बाद इसकी रो फॉर्म ऑफ आयरन मिलने लगती है ना। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट अप टू 0.8% तक का जो स्टील होगा उसे बोलते हैं हम हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। और 0.8 से ऊपर अप टू 2% इसे बोलेंगे हम हाइपर यूटेक्टेड स्टील, है ना। तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन के ऊपर इसे वैसे हम अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको ये बता दूं कि इस डायग्राम के अंदर हमने इससे पहले रिएक्शंस पढ़ी थी कुछ। जैसे आपका परटेक्टिक रिएक्शन थी, यूटेक्टिक रिएक्शन थी और यूटेक्टोइड रिएक्शन थी। तो इसमें 3 रिएक्शन हम लोगों को इसमें दिखाई देगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा डायग्राम में आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये डायग्राम आप इसे ऐसे समझिए, इसे मैं अलग से दिखा देता हूँ रेड पेन से। ये यहाँ पर जाकर फिर ये ऐसे जाके फिर ये यहाँ पे जा रहा है, और फिर ये यहाँ पर ऐसे जा रहा है ना। तो ये बीच का हिस्सा है, हम इसे नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी, है ना। अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम होते हैं ना। तो 3 रिएक्शन कैसे मिलती हैं, तो सबसे पहले तो रिएक्शन ही समझ लेंगे हम लोग कि रिएक्शन कौन कौन सी कैसे कैसे होती हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ परटेक्टिक रिएक्शन की, परटेक्टिक रिएक्शन को मैं PR से दिखा रहा हूँ। परटेक्टिक रिएक्शन में होता क्या है, परटेक्टिक रिएक्शन ये बोलती है कि जब लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट कूलिंग करने के बाद, इस तरफ को जाएंगे तो कूलिंग करने के बाद एक सॉलिड
सॉल्यूशन अगर मिल जाए, एक सॉलिड स्टेट मिल जाए, तो इस रिएक्शन को परटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन की, यूटेक्टोइड को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यूटेक्टोइड है ना, ई यूटेक्टोइड, ओ से दिखा दिया। यूटेक्टोइड रिएक्शन के लिए ऐसा होता है कि जब सॉलिड जो फेज होता है वो आपका कूलिंग करने के बाद, इधर को कूलिंग है, वापस इधर से हम वाइस वर्सा से दोबारा से हीटिंग भी कर सकते हैं, वैसे मैंने पहले समझा रखी है पहले वीडियो में। यूटेक्टोइड में जो सॉलिड सॉल्यूशन मिला है आपको एक दो सॉलिड स्टेट में, दो सॉलिड सॉल्यूशन में, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन की, यूटेक्टिक रिएक्शन को मैं केवल ई से दिखा रहा हूँ। तो यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक लिक्विड स्टेट से कूलिंग करने के बाद, इधर से कूलिंग हो रही है, इधर से हीटिंग हो रही है ना, दो सॉलिड स्टेट मिले, दो सॉलिड्स की फॉर्म मिलाए दिखाई दे, तो इसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। तब ये रिएक्शन कहाँ कहाँ दिखाई देती है तो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परटेक्टिक रिएक्शन, परटेक्टिक रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि लिक्विड प्लस सॉलिड से एक सॉलिड स्टेट मिले। तो अगर हम इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, है ना, एक सेकेंड, स्पॉटलाइट सेलेक्ट हो गई, ये आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये देखिए इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, अगर 0.15% ऑफ कार्बन लगभग यहाँ पर है ना, 0.15% ऑफ कार्बन पे और 1439 डिग्री सेल्सियस पे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था 1400 इस वाले टेम्परेचर पे है ना, तो जो रिएक्शन मिलती है उस रिएक्शन जो मिलती है 1439 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर वाला जो फेज है आपका वो है आपका लिक्विड स्टेट में पूरा, लेकिन जो इतना हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा बन के आ रहा है, ये वाला हिस्सा बन रहा है आपका डेल्टा फेराइट का प्लस लिक्विड का। तो हम ये कह सकते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड। तो लिक्विड प्लस सॉलिड हो गया, सॉलिड क्या हो गया आपका, जो सॉलिड हो गया वो आपका हो गया डेल्टा फेराइट, और लिक्विड ये है ही इस वाले बीच के फेस में। और वो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जिसे हम परटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट से सीधा जितना भी ये हिस्सा है ये वाला आपका हो गया ऑस्टेनाइट का इतना। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड इज कन्वर्टेड आफ्टर कूलिंग इनटू द ऑस्टेनाइट फॉर्म। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं परटेक्टिक रिएक्शन, है ना। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। उसके बाद इसे मैं क्लीन कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये हो गया आपका ऊपर लिक्विड स्टेट है। चलिए अब हम बात करते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन की। यूटेक्टोइड रिएक्शन लगभग 600 से और 700 से नीचे, लगभग 650 या 630 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली, अगर 0.8% या 1 पॉइंट टोटल 0.1% पे हम बात करेंगे, तो इसमें हमने लिख रखा है यूटेक्टोइड रिएक्शन से जब एक सॉलिड किसमें चेंज हो जाए, दो सॉलिड स्टेट में। तो एक सॉलिड क्या है हमारा ऑस्टेनाइट गामा फेज में जो मिल रहा है, एक सॉलिड सिंगल सॉलिड फेज किसमें चेंज हो जाए, अगर ये आपका Fe3 और अल्फा पेराइट में, इस वाले चीज इस फेज में अगर ये चेंज हो जा रहा है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इस पॉइंट से डायरेक्ट चेंज हो जा रहा है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे फेराइट प्लस पेराइट मिल रहा है, यहाँ पे Fe3 प्लस सीमेंटाइट मिल रहा है, लेकिन ऑस्टेनाइट में डायरेक्ट ये एक सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो जा रहा है, Fe3 प्लस पियरलाइट। Fe3C का मतलब हो गया आपका आयरन कार्बाइड प्लस पियरलाइट, पियरलाइट वही माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हो गया, वो सीमेंटाइट भी एक माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है 0.8% पे। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन, यूटेक्टोइड रिएक्शन। और ये सब कहानी जो हो रही है वो 2% से नीचे पीछे पीछे की तरफ हो रही है, लेफ्ट पोर्शन इस तरफ को हो रही है, जिसमें सीधा सीधा यहीं से हमें लिक्विड से सॉलिड सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी सॉलिड सॉल्यूशन है और यहाँ पे भी सॉलिड सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप बात करोगे इससे 2% से राइट डायरेक्शन में इस तरफ को अगर बात करोगे, तो लिक्विड स्टेट से आपको डायरेक्ट सॉलिड नहीं मिल रहा है, लिक्विड स्टेट के बाद आपको ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड मिल रहा है, ऐसी सीमेंटाइट प्लस लिक्विड मिल रहा है। लेकिन एक पॉइंट हमारा पॉइंट ई है जिसे हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन वाला पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पे जैसे इसमें दिखा रखा है, अगर लिक्विड स्टेट से चेंज हो जाए दो सॉलिड सॉल्यूशन स्टेट में, तो इसे बोला जाता है यूटेक्टिक रिएक्शन। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे, इससे ऊपर यहाँ पे लिक्विड है और लिक्विड स्टेट आपका चेंज हो गया है और इसमें गामा फेज में प्लस सीमेंटाइट में, है ना। तो ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट में अगर कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली, तो लिक्विड से दो सॉलिड फेज हमें यहाँ पे मिल जाते हैं,
तो इसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। और ये परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 4.3% ऑफ कार्बन पे हो रहा है। ये यूटेक्टिक है, यूटेक्टिक की बात कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए, इस टेम्परेचर पे। और अगर हम यहाँ इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट पे यही रिएक्शन हमारी बन जाएगी 4.3% ऑफ यूटेक्टोइड, है ना, जहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक सिंगल सॉलिड से दो सॉलिड मिल जाएंगे, है ना। तो ये कुछ रिएक्शन इसके अंदर होती है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आप लोग भी इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं सब क्लियर कर देता हूँ और एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। इस पॉइंट पे जो रिएक्शन हो रही है, इस पॉइंट से एक लिक्विड स्टेट से दो सॉलिड स्टेट बन के आ रहे हैं, दो सॉलिड फेज बन के आ रहे हैं, एक ऑस्टेनाइट आ रहा है और सीमेंटाइट आ रहा है ना, पर्टिकुलर 4.3% ऑफ कार्बन पे, है ना। अगर मैं बात करता हूँ प्रोटेक्टिक की, तो प्रोटेक्टिक मतलब 0.1% ऑफ कार्बन पे जो ये वाला फेज है, इतना फेज जो इसके अंदर छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो सॉलिड मतलब डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड की है ही, इसमें चेंज हो रहा है, डायरेक्ट ऑस्टेनाइट में चेंज हो जा रहा है। इस पॉइंट के बाद ये डायग्राम ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने के बाद तब ऐसे मिल रहा है इससे, है ना। तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टिक रिएक्शन। और उसके बाद इसकी बात करते हैं पर्टिकुलर इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट पे सिंगल जो ऑस्टेनाइट था ऊपर, वो चेंज हो जा रहा है किसमें, Fe3+ परलाइट में, मतलब एक सॉलिड दो सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन, है ना। और जो टेम्परेचर है तीनों के अलग अलग दे रखे हैं। अगर इसकी बात करें तो 1439 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ये। और अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं, ये आपका हो रहा है 1147 डिग्री पे, इस टेम्परेचर पे 1100 अप्रोक्सीमेटली 1147 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ये यूटेक्टिक रिएक्शन, है ना, जिससे आपका लिक्विड से दो सॉलिड में चेंज हो रहा है। ऐसे ही आपका ये फिर ये 630 के आसपास टेम्परेचर पे ये चेंज हो रहा है। तो ये होता है आपका आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट दिखाई देती है ना। इसके साथ साथ एग्जैक्टली अगर इस पॉइंट की बात ना करें और थोड़ा सा हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये ठीक उसी तरह से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने जो ये जीरो लिखा है, जीरो का मतलब यहाँ पे ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन जीरो है। और परसेंटेज ऑफ जब कार्बन जीरो है तो इसका मतलब हम इसे बोलेंगे प्योर आयरन। तो जो ये बात हो रही है प्योर आयरन की हो रही है, प्योर आयरन पे हम धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ कार्बन इस तरफ को बढ़ाते जाएं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हम लोगों को मिलते हैं, दिखाई देते हैं, है ना। तो ठीक ऐसे ही होकर जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए जब कोई सब्जी डालते हैं उसके अंदर जब नमक मिलाते चले जाते हैं, तब उसकी जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो भी कम होता चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर बर्फ के ऊपर, आप लोगों ने सुना होगा, बर्फ के ऊपर अगर हम लोग नमक नमक बुरकने के बाद डालते हैं उसके ऊपर, तो वो बहुत तेजी से जल्दी से नहीं पिघलती, वो काफी टाइम लेती है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये जीरो की लाइन है, ये जीरो, इसका परसेंटेज ऑफ कार्बन जीरो है, प्योर आयरन है। जैसे जैसे हम इस तरफ को बढ़ते चले जाते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे पहले टेम्परेचर हमारा ये था फ्रीजिंग टेम्परेचर, उसके बाद फ्रीजिंग टेम्परेचर हमारा ये हो गया, या फिर ये हो गया, लगभग ये हो गया आपका 1147 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद फिर हमारा जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हैं, परसेंटेज जो हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो भी हमारा कम होता जा रहा है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। और इसके अलावा और डिफरेंट डिफरेंट फेजेस भी मिलते हैं। जैसे अगर हम इस स्टेट की पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे, तो 4.3 से लगभग 6% और इस टेम्परेचर से ऊपर 1147 से ऊपर हमें Fe3 सीमेंटाइट प्लस लिक्विड स्टेट मिलता है। उसके बाद सीमेंटाइट प्लस लुडेब्राइट का भी कुछ हिस्सा मिलता है। और जो बीच का स्टेट है यहाँ पे देखें तो हमें ऑस्टेनाइट तो मिलता ही है, और साथ में सीमेंटाइट ही हमने बताई दी यहाँ पे मिलता है, लेकिन साथ में लिडेबराइट और ऐड हो जाता है। इसी तरह से अगर इस पॉइंट की बात करें तो पियरलाइट मिलता है प्लस सीमेंटाइट मिलता है। जैसे यहाँ पे हमें मिल ही रहा था पियरलाइट और सीमेंटाइट जब हम रिएक्शन पढ़ रहे थे इससे पहले। तो ये वाला 0.1% की बात, 1% की बात कर रहे हैं, तो इस पे हम बात कर रहे हैं 0.8 या फिर 1 मान लो से अगर, तो इससे पहले जो मिल रहा है वो फेराइट प्लस पियरलाइट का स्टेट मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये जो बीच का छोटा सा हिस्सा ये बन के आ रहा है, ये वाला, इसमें आपको डेल्टा फेराइट मिल रहा है। तो ये आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ए से लेके जो बी तक की लाइन है वो 2% ऑफ कार्बन को दिखाती है, स्पेसिफाई करती है, अलग करती है आयरन को स्टील के साथ। तो लेफ्ट पोर्शन इसमें स्टील का हो गया और राइट पोर्शन इसमें हो गया आपका आयरन का। और अगर 0.8% तक की बात कर रहे हैं स्टील के अंदर, तो वो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील बोला जाता है। और अगर हम 0.8 से ऊपर की बात करें तो वो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बोला जाता है ना। तो ये है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, अभी भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही।